जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल फिर से एक बार रैंक स्टडी स्टार में। हम लोग क्लास 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और हम लोग सबसे पहले देखे थे कि इतिहास में हमने पहला चैप्टर को देखा था जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हमने 5 लेक्चर किया जिसमें से इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया। बहुत ही आसान भाषा और बारीकी तरह से आपको समझाने की कोशिश किए थे और यह उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को मेरी हर एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम लोग इतिहास का पहला नंबर चैप्टर ख़त्म करने के बाद में तुरंत हम लोग विज्ञान की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और एक वीडियो हमारे द्वारा जो भी दिए जा रहे हैं हर एक को बहुत ही अच्छे से कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शानदार हो जाए। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए हमारी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड स्क्रीन पर कि आज क्लास 10वीं का विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो कि भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और यह कितना चैप्टर 10 में आपका होगा जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा चैनल यह रैंक स्टडी स्टार है। फटाफट से जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हमारा द्वारा जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही तक पहुंचे। ठीक है, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए हमारी क्लास की ओर आगे बढ़े, लेकिन मैं उससे पहले अपना पेन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर से थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा और मेरा पेन को ठीक कर लूँगा ताकि कहीं पर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं तो जब हम लोग नया बुक शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले की छोटी सी आप सभी के सामने एक मोटिवेशन लाइन लेकर के आया हूँ जो कि आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। सुनिएगा बहुत ही ध्यान से और अपना पढ़ाई में मन लगवाइएगा। ठीक है, अपने आप को। चलिए देखते हैं लाइन को। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, जो सुनिएगा और समझिएगा। जो बीता हुआ कल है वह तुम्हारे दिमाग में है और जो आने वाला कल है वह तुम्हारे हाथ में है। यानी कि जो बीत गया है वह समय सिर्फ आपका दिमाग में है। दिमाग को बोझा देता है कि हम ये क्यों नहीं किए, ये क्यों नहीं किए, ऐसा करके। लेकिन जो कल आने वाला जो समय है वह सिर्फ अभी आपके हाथ में है। वह सिर्फ आप ही डिसाइड करिएगा कि कल हमारा जो समय बचा हुआ है उसमें हमको क्या करना है और हमको क्या बनना है। अपने आप को अच्छा मुकाम में लाना है कि अपने आप को ख़राब कर देना है, ये सिर्फ समय डिसाइड करेगा। इसीलिए जो आने वाला कल है उसको बेहतर करने के लिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और अपना मन से लगिए और हमारे द्वारा एक वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए ये बात तो होता ही रहेगा। हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग भौतिक पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को भौतिकी के बारे में कुछ बहुत जानकारी प्राप्त करनी है। यदि हम लोग जब साइंस ही पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यदि कोई पूछ दिएगा कि भाई भौतिक विज्ञान क्या है, ज़रा इसका परिभाषा तो बताओ, तो आपको घबराना नहीं है। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताना है, बहुत ही सरलता से बताइएगा कि यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान की ऐसी शाखा यानी ऐसे विषय जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटना यानी कि जो हमारे आमने सामने जो भी घटना घटती है तो उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि भौतिक विज्ञान क्या है तो आपको जवाब इसका इस प्रकार से बताना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा इसका जवाब बहुत ही सरलतापूर्वक से। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और धीरे धीरे से हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश में परावर्तन तथा
अपवर्तन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे ऊपर में लिया है कि प्रकाश होता क्या है इसके, और ये टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग हर एक बात को अच्छे से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रकाश क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग नहीं ना प्रैक्टिकल कर दीजिएगा कि सर देखिए यहाँ पे टॉर्च हम जला दिए तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वही प्रकाश है। तो आपको ऐसे तो नहीं बताइएगा, जो आपका कॉपी होगा तो उसमें लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका परिभाषा कुछ ऐसे लिखिएगा कि प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी कि देखिए प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक कहने का मतलब वह चीज़ या सामान कह सकते हैं जिसके उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखने की अनुभूति प्राप्त करने कहने का मतलब कि जिसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई आसानी से पड़ती है, ठीक है। अनुभूति कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने एक चित्र लिया है। इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे टॉर्च जल रहा है, जब टॉर्च जल रहा है तो यहाँ पे जो भी अगल बगल की जो सामान रखी होगी वो आसानी से दिख जाएगी, और यदि यहाँ पे टॉर्च को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी सामान नहीं दिखेगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रकाश है जो कि इसकी उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए हो सके तो मेरे साथ साथ मेरा हर एक क्वेश्चन को लिखते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में सिर्फ एक एक बार उलटते चलिए और सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जस्ट हम लोग आ गए। प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जानना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछे जा सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ कोई हवा नहीं हो या कोई भी चीज़ नहीं हो, बिल्कुल तरह से खाली हो, ठीक है, तो उसको हम लोग निर्वात कहेंगे। तो यह निर्वात में भी गमन करती है, यानी जो प्रकाश है वह निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। और निर्वात में इसकी चाल, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाल होगा, ठीक है। चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपसे ऐसे संख्या में लिख के पूछे या फिर आपसे कुछ इस प्रकार से लिखे तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से कुछ आपका ऑप्शन देगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। इसको बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, जो प्रति, जो बटा का चिन्ह, इसको हम लोग प्रति बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिएगा। फिर देखिए चौथा पॉइंट में देखिए, तो ये कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, और जो प्रकाश है वह बिल्कुल सीधी रेखा में कुछ इस प्रकार से गमन करती है। ये नहीं कि ये टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है, यह बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जो टॉर्च है वह बारिएगा तो सीधे रेखा में चलेगी, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट में है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए फिर और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ में बहुत सी छोटी अपारदर्शित वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया। यानी कि देखिए
यदि प्रकाश की किरण इस प्रकार से सीधे जा रही है, जहाँ बीच में यदि कोई वस्तु को रख दिया जाए तो ये अपनी पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि इस प्रकार से तिरछा चलने लगेगी। ठीक है, ऐसे तिरछा हो जाएगी। तो हम लोग इस घटना को विवर्तन नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए अपारदर्शित वस्तु। अपारदर्शित वस्तु कहने का मतलब यह है कि ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार नहीं हो सकती, तो हम लोग उसको अपारदर्शित वस्तु कहते हैं। ठीक है, ये ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबको देखते हैं। देखिए, हम लोग अभी जस्ट पढ़ा कि प्रकाश के बारे में जाना। जब प्रकाश के बारे में जाना तो ये किरण अब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कभी कभी इससे भी पूछता है। तो किरण किसको कहते हैं, किरण क्या है? तो आप लोग लिखिएगा, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे सीधी रेखा में प्रकाश यहाँ से टॉर्च जला दिए। ठीक है, यहाँ से जैसे कि टॉर्च ये है हमारा, टॉर्च जला दिया तो यहाँ से तो रोशनी निकल रहा है इस प्रकार से। तो इसी के जो दिशा, जो पथ है, पथ यानी कि इसका रास्ता, इसी को हम लोग इसको किरण कहेंगे। ठीक है, किरण, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसी को हम लोग किरण कहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। किरण कहने का मतलब समझ में आया ना, कि जो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यानी प्रकाश जिस भी रास्ता में चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको चित्र बनाने बोले तो आप लोग कुछ ऐसे चित्र बनाइएगा। देखिए, इस प्रकार से बनाइएगा, ये है किरण का चित्र। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब किरण पुंज क्या होता है? जस्ट अभी अभी जाना हमने किरण और किरण पुंज, इसके आगे पुंज लग गया। तो ये क्या चीज़ है? तो देखिए, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक रहेगा, एक ही रहेगा, उसको हम लोग किरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, एक को हम लोग किरण कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बना दिया, इसको हम लोग किरण कहेंगे। लेकिन जो किरण, कई बार जो किरण बनता है, जैसे ये एक बना, ये एक बना, ये एक बना, कई प्रकार से जो सीधी रेखा में गमन करती है किरण, तो उसे हम लोग किरण कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, किरणों के समूहों को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। देखिए, पहला क्या है? समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। क्या सर, इसके मतलब क्या होता है? हमें समझ नहीं आया। चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक को देखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और अपसारी किरण पुंज क्या होता है। हम लोग एक एक करके बारीकी से सभी को देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले है कि पहला में है समांतर किरण पुंज। तो हम लोग जानेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। हम लोग देखिए लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि समांतर किरण पुंज क्या है, तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण आपस में समांतर हो, यानी एक दूसरे के जस्ट समांतर। ये वाला ऐसी जा रही है तो इसके भी जस्ट समांतर होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ठीक है, अर्थात एक ही दिशा में गमन करती हो। हम आपको अभी देखिए, ये एक ही दिशा में गमन कर रही है, ये वाला एक ही दिशा में ना, तो सब ये तीनों एक ही दिशा में गमन कर रही है, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया ना समांतर किरण पुंज कहने का मतलब? कि देखिए, जो समांतर में हो, यानी जो एक ही दिशा में गमन करती है, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग दूसरा में देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक ही बिंदु पे जमा होती है। यानी
अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है कि कई क्षेत्र से जाकर एक ही बिंदु में जमा होती है, इस प्रकार से जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरणपुंज, यानी कई क्षेत्र से जाकर एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है, तो इसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अभिसारी किरणपुंज क्या है। आया ना, क्लियर है कि कई क्षेत्र से जाकर सिर्फ एक ही बिंदु में बनती है, तो उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज लिखते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणों एक ही बिंदु में जमा होती है अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। आप लोग लिख लीजिएगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में देखे थे कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है, तो आप लोग इसको भी लिखिएगा, वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी उसके जस्ट उल्टा, अभिसारी के जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ पर हमने देखा था जस्ट कि कई क्षेत्र से जाकर के एक ही बिंदु में जमा होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते थे, अभिसारी किरणपुंज कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपसारी किरणपुंज में क्या है कि एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे किरण जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अपसारी कहने का मतलब क्या है कि जो एक ही बिंदु से, जैसे टॉर्च को बारा जाता है तो एक ही कहीं पे बीच में बल्ब होता है, वहाँ से किरण इस प्रकार से फैलती हुई प्रतीत होती है ना, तो उसी को हम लोग कहेंगे अपसारी किरणपुंज कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए, आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। आपको पता होगा कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, इधर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखिएगा, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन कहने का मतलब बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जो प्रकाश का स्वयं निर्माण करता है, यानी उत्सर्जन कहने का मतलब क्या होगा कि स्वयं निर्माण करना, यानी सब स्वयं उस चीज़ को उत्पादन करना। ठीक है, तो उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख दीजिएगा, सूर्य, तारा, जुगनू। आप सभी को पता होगा कि जुगनू ये रोशनी को खुद उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका पूंछ में आप लोग देखे होंगे कभी ठंड के दिनों में लिप 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 करता हुआ उसका पूंछ में जलता है। ठीक है, दिया, तो वही ये प्रकाश का स्वयं निर्माण करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे जस्ट उल्टा का भी पूछ दिया जाता है कि अदीप्त पदार्थ क्या है। अदीप्त पदार्थ क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि जो स्वयं पदार्थ का निर्माण नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। क्या है कि अदीप्त पदार्थ क्या है, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन यदि प्रकाश की उपस्थिति हो तो उसे देखा जा सकता है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी इत्यादि, यानी कि और बहुत सारा। यहाँ पे बहुत कोई बोलेंगे कि सर चंद्रमा तो दिखाई देती है, उसके पास तो खुद का दिया है। तो नहीं, आप सभी को एक यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी दे दें कि चंद्रमा का खुद लाइट नहीं होता है, वह सूर्य से अपना लाइट ग्रहण करता है, उसके बाद में हम लोग को देता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कभी कभी फिर पूछता है कि प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं, या प्रकाश माध्यम क्या है। क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन आप लोग घूमिए नहीं, मेरी बात को हर एक को अच्छे से सुनिए, ताकि आपको कैसे भी घुमाई क्वेश्चन तो आप लोग उसके जवाब बहुत ही सरलता से लिख सकिएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं,
प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं? यदि क्वेश्चन पूछा यह प्रकाश माध्यम क्या है, तो आप लोग इसको लिखिएगा, यह एक ऐसी क्षेत्र होती है जहां प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, तो प्रकाश माध्यम कहलाती है। क्या है कि यह एक ऐसी क्षेत्र होती है, यानी जो हमारे नेत्र नेत्र कहने का मतलब क्या है, जो हमारी आँख है, ठीक है, आँख और जो बीच में जो सीधे वस्तु है उसके बीच में जो भी चीज़ पड़ती है, यानी हमारे बीच में क्या पड़ती है, वायु। कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु और हमारे नेत्र के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि वायु है, तो उसे ही हम लोग प्रकाश का माध्यम कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से ही लिखिएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होती है जहाँ प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, तो प्रकाश माध्यम कहते हैं। प्रकाश माध्यम क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, हवा, पानी, कांच, तेल, अल्कोहल, हीरा आदि। प्रकाश माध्यम कहने का मतलब समझ में आया ना, कि जो हमारे नेत्र यानी आँख और जो वस्तु के बीच जो भी माध्यम होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश माध्यम कहेंगे, ठीक है। यदि कभी प्रैक्टिकल करने का मौका मिले तो आप सभी को मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा, और ये वीडियो शॉर्ट में ही आएगी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। देखिए, ये आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश माध्यम क्या है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, चलिए, कि प्रकाश माध्यम कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रकाश माध्यम होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला है समांगी माध्यम, यहाँ पे मिश्रण लिखा गया है, सॉरी, इसके लिए मैं यहाँ पे माध्यम होगा, ठीक है, माध्यम यहाँ पर भी माध्यम ही होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माध्यम क्या है, समांगी माध्यम, और दूसरा है विसमांगी माध्यम। तो हम लोग बारी बारी से समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे पहला में देखिए समांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम यदि आपसे पूछा जाए कि समांगी माध्यम क्या होता है, तो आप लोग इसका परिभाषा लिखिएगा। यह एक ऐसी माध्यम होती है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। क्या होता है कि इसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, तो उसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। मिश्रण यहाँ पे लिखा गया है गलती से, आप लोग यहाँ पे माध्यम लिख लीजिएगा, ठीक है, माध्यम। यहाँ पर भी आप लोग सुधार के माध्यम लिख लीजिएगा, माध्यम, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल में देखिए, समांगी माध्यम में क्या क्या है, एग्जाम्पल में जल, कांच इत्यादि, ठीक है। समांगी माध्यम कहने का मतलब समझ में आया ना, कि यह एक ऐसी माध्यम होती है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, जिसका गुण और बनावट एक समान होता है, तो उसे समांगी समांगी माध्यम कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग और आगे देखते हैं। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट में था कि विसमांगी माध्यम यहाँ पे फिर लिखिएगा, माध्यम, ठीक है, माध्यम। तो आप लोग लिखिएगा, यह एक ऐसी माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होती है, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। इसको फिर सुधारिएगा, विसमांगी आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। क्या है, जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, तो उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हवा का मिश्रण, जो हवा का मिश्रण होता है वो, जैसे कहीं पे आप लोग देखते हैं गर्म हवा, तो कहीं पे देखते हैं ठंड हवा, ठीक है। तो विसमांगी मिश्रण कहने का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि विसमांगी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसकी गुण और बनावट एक समान नहीं होती है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, हम लोग नेक्स्ट की पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप लोग इसका जवाब भी लिखिएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग सरल से लिखिएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ होते हैं पारदर्शी पदार्थ, दूसरे होते हैं अपारदर्शी पदार्थ और तीसरी होती है पारभासी पदार्थ। अब ये तीनों पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, इसका मतलब क्या है, आइए एक एक करके बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है कि पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे कि वैसा पदार्थ जिसका प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें एक छोर से दूसरी ओर पार हो सकती है। आप लोग देख लीजिएगा कि कोई भी वैसा वस्तु होना चाहिए जो कि आप लोग वहाँ प्रकाश डालिएगा तो इस तरफ से उस तरफ आर पार हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु, ठीक है। पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। इसका एग्जाम्पल में आप लोग देखिए यहाँ पे कांच, साफ जल और हवा, ये सब क्या है, एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश की किरण जा सकती है तो उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, फिर देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार नहीं कर पाती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें एक ओर से दूसरी ओर आर पार नहीं कर पाती है तो उसे ही हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। यानी कि जो ईंट एक छोर से दूसरी ओर जब प्रकाश की किरण को गमन करवाएंगे तो नहीं करेगी, ठीक है, वह अपनी ओर वापस लौट जाएगी या अपने रास्ता से विचलित हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, यदि हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो यदि कोई अपारदर्शी वस्तु को आपके सामने रखिएगा तो और वहाँ पे कोई टॉर्च को जला दीजिएगा तो अपने रास्ता से विचलित हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये प्रैक्टिकल अपने घर पर भी देख सकते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट था पारभासी। पारभासी क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर जाती है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर जाती है। यहाँ अंशतः पार कर जाती है कहने का मतलब क्या है कि जो थोड़ी थोड़ी पार होती है, यानी वैसी पदार्थ होनी चाहिए जिससे प्रकाश की किरण को हम लोग पार कराएं तो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, पूरा भी नहीं ना कम भी नहीं, पूरा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं तेल से भींगा हुआ कागज़। यदि कोई कागज़ को आप लोग तेल से भिंजा लीजिएगा और उसमें प्रकाश की किरण को एक छोर से दूसरी ओर पार करने की कोशिश कीजिएगा तो हल्का हल्का होगा, ठीक है। तो ये पारभासी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिर घिसा हुआ कांच, यदि कोई भी कांच घिसा हुआ है तो वो भी आ जाएगा पारभासी में, ठीक है। और मम्मी की साड़ी, और जो अब हमारी मम्मी की जो साड़ी होती है उसमें से भी हल्का हल्का ही प्रकाश आर पार हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में भी लिए हैं मम्मी की साड़ी, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट सच में हैं और अपना बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर सिंसियर ही हैं तो जुड़ के पढ़िए हमारे चैनल के साथ में। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फीलिंग दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और हर एक चीज़ को आप वो ध्यान में रखेंगे और आपका एग्ज़ाम आते आते तक में आपका तैयारी बिल्कुल शानदार कर देंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।